ज्ञान है तब तक इस देश को कंगाल नहीं कर सकते। इसलिए उन लोगों ने इस देश के धर्मशास्त्रों को नालंदा के विश्वविद्यालय के अंदर पुस्तकालय में आग लगाई। कहते 6 महीने तक आग जलती रही, इतना अगाध शास्त्रों का भंडार था। 85 प्रकार के ऑप्शनल विषय उस जमाने में पढ़ाए जाते थे। 15,000 विद्यार्थी एक विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। इतना श्रेष्ठ ज्ञान वाला देश। दुर्भाग्य से पहले मुगल और उसके बाद अंग्रेज, उन लोगों ने इस देश को खोखला किया। अन्यथा इस देश के अंदर तो एक कथा आती है कि चीन का एक यात्री था वेनसांग, वो भारत के अंदर घूमने के लिए आया। उसने भारत का नाम बहुत सुना था, भारत के अंदर होता क्या ये देख के तो जाऊं। वो पूरे देश भर के अंदर घूमा और जो उसने अपनी डायरी के अंदर जो देखा वो सब लिखा है। उसने बोला है, उसने अपनी डायरी में आज भी लिखा हुआ है वो। उसने कहा मैं पूरे देश में घुमा, भारत के अंदर मुझे कोई रोता हुआ नहीं मिला। मैं पूरे देश के अंदर घुमा, मैंने एक भी चोरी डकैती लूट की घटना नहीं सुनी। मैं पूरे हिंदुस्तान में घुमा, किसी भी घर में ताला लगा हुआ नहीं देखा। उसने आगे लिखा है मैं पूरे देश भर के अंदर घुमा, कोई 2 लोग लड़ते हुए नहीं मिले। और वो घूमते घूमते आगे जाता है, एक राजा के राज दरबार में पहुंचता है। वो बड़ा राजी होता है, चलो ये इतनी बढ़िया व्यवस्था इस देश के अंदर है, आखिर राज कैसा है। राजा के दरबार में बैठा, अकस्मात 2 किसान झगड़ते हुए उस राज दरबार में पहुंचे। वो बड़ा राजी हुआ। उसने कहा झगड़ा देखा नहीं इस देश के अंदर, कम से कम 2 लोग मिले तो सही, क्यों झगड़ रहे हैं देखते हैं। राज दरबार लगता है, मंत्री बैठते हैं, उस इंसान को भी आसन दे दिया, तुम बैठ। वो भी बैठ गया, वो देखता है और सुनवाई शुरू होती है। एक पूछा भाई बोल तुम्हारे क्या झगड़ा है। तो वो खड़ा हुआ, उसने कहा महाराज मैंने कई साल पहले एक जमीन है वो इस मेरे साथ वाले किसान से खरीदी। अभी बरसात हुई तो मैं खेती कर रहा था, खेती करते करते अकस्मात मेरे बैलों के हड़ है वो किसी में अटक गए। मैंने बैलों को रोक कर हल निकाल के देखा, खोद के देखा तो 3 बड़े सोने की मोहरों से भरे हुए कलश जमीन में से निकले। पुराने जमाने के अंदर बैंकें होती नहीं थी, जो धन होता था जमीन के अंदर गाड़ के, और इसलिए जमीन में से 3 सोने की मोहरों से भरे हुए कलश निकले। इसने साफ सफाई करके देखा, अंदर तो सोने की मोहर है। ये दौड़ के गया उस किसान के पास जिससे जमीन खरीदी थी। उसको कहा भाई तेरे से मैंने 20 साल पहले जमीन खरीदी थी, अभी मैं खेती कर रहा हूँ, उसके अंदर तेरे दादा परदादाओं का धन गाड़ा हुआ था, 3 स्वर्ण कलश मिले हैं, तेरा धन है तू ले जा। लेकिन वो कह रहा नहीं मैं तो तेरे को जमीन दे दी, मैं नहीं लेता, ये ले नहीं रहा है। तो राजा ने दूसरे किसान से पूछा भाई तेरे दादा परदादाओं का धन है, क्यों नहीं ले रहा तू ले जा। वो कह रहा है महाराज मैंने तो ये जमीन इसको बेच दी 20 साल पहले, अब इस जमीन में से सोना निकलता तो भी इसका फसल होती तो भी इसकी, मैं नहीं लेता, मुझे मेरे बिना हक की कमाई चीज है वो नहीं चाहिए। इधर ये किसान लेने के लिए तैयार नहीं, वो इधर वो कह रहा है मेरे मेहनत की कमाई नहीं, मैंने जमीन के पैसे दिए, धन के नहीं दिए, मैं नहीं लूंगा। एक भी किसान उन सोने की मोहरों से भरे हुए कलश लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये चीनी यात्री इस घटना को अपनी डायरी में लिखता है। अंत में राजा को फैसला करना पड़ा, ये जो जितना धन है ये सारा का सारा धन जन कल्याण में खर्च कर दो। उस जमाने के अंदर कुएं खुदवाना, धर्मशालाएं बनवाना, गायों के लिए बावड़ियां खुदवाना, ये धर्म के काम माने जाते थे, और इसलिए इस प्रकार के सार्वजनिक काम में वो पैसा खर्च करना पड़ा। ये था हिंदुस्तान की मर्यादा। कमी किसी घर में थी नहीं, खूब अन्न धन से धन से भंडार भरे हुए थे, सोना पर्याप्त था किसी घर में, और एक एक घर के अंदर 200 200 300 300 400 400 गायें थी, गोधन खुदा घी दूध दही की कोई कमी नहीं थी, इसलिए चोरी डकैती की कोई सवाल ही नहीं था। अभाव नहीं तो चोरी क्यों करेगा कोई, इतना संपन्न ये देश था। ये तो इन भूखमरे जो बाहर के आक्रमणकारी थे उन्होंने इस देश को लूट खसोट करके ले गए। कितना धन ले गए आप अनुमान लगाओ। एक गुजरात का सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद गजनी ने लूटा था। 6 महीने तक ऊंट घोड़े गधे खच्चर लाइन नहीं टूटी, इतना सोना लाद लाद करके लेकर गए गजनी। 6 महीने तक लाइन नहीं टूटी। इतना धन तो एक मंदिर से लूटा है, सोमनाथ के एक मंदिर से। कितना धन होगा अनुमान लगेगा। इतना संपन्न देश था। दुर्भाग्य से इन विदेशी आक्रांताओं ने इस देश के शास्त्रों को, इस देश के ज्ञान को नष्ट किया ताकि ये देश कंगाल हो जाए। और अंग्रेजों ने इस देश की जो शिक्षा की व्यवस्था थी उस सारी व्यवस्था को खत्म करके
अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की, ताकि दिखने में उंगली में तो हिंदुस्तानी लगेंगे लेकिन अंदर से मन से वो अंग्रेज हो जाएंगे। और वो बहुत हद तक सफल हो गए अपने उद्देश्य के अंदर। आज उनकी अंग्रेजों की पढ़ाई जो इस देश के अंदर गुलामी के समय तो हो रही थी, आजादी के बाद इस देश में इस देश की शिक्षा व्यवस्था लागू करनी थी, दुर्भाग्य से इस देश का राज ऐसे लोगों के हाथों में आया जो खुद अंग्रेज परस्त थे, खुद विदेशों में पढ़े हुए थे, लेकिन उनको हिंदुस्तान की पढ़ाई के प्रति कोई स्वाभिमान नहीं था। उन्होंने उन्हीं अंग्रेजी पढ़ाई को जारी रखा। उसका परिणाम है आज का पढ़ा लिखा युवक, उसके सामने धोती कुर्ता पोदिया बांधा हुआ कोई आदमी आएगा तो ये उसका बिना परिचय ये कह देगा कोई अनाड़ी या अनपढ़ आदमी। और उसी अनपढ़ आदमी को उसी धोती कुर्ता छापे वाले आदमी को बाहर ले जाके कपड़े वो चेंज करके जींस पैंट और सूट पहना करके टाई बांध करके टोपी लगा के चश्मा पहना करके वापस लाओ, अरे वाह क्या जेंटलमैन आदमी आया है, ये तो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होगा। ये मेंटेलिटी होगी। हिंदुस्तान की संस्कृति का कपड़ा कोई पहन ले तो उनको लगेगा ये अनपढ़ और अनाड़ी है, और विदेशियत की नकल करके उनके विदेशियों के कपड़े पहन करके आ जाए तो उसको लगेगा ये कोई बड़ा आदमी, बिना जान पहचान केवल कपड़े देख करके। ये है मानसिकता, ये इस टाइप की मेंटेलिटी हिंदुस्तान के लोगों की इन अंग्रेजों की पढ़ाई के कारण से हो गई। हमारे देश की संस्कृति का अनुसरण कोई करता है, इसको लगता है ये अनपढ़ गंवार पिछड़ा आदमी है, और विदेशियों के कपड़े पहनकर आ जाए उनको लगा ये तो कोई बड़ा आदमी है। इस देश की संस्कृति की